न्यूट्रॉन की बम गिरा देते हैं, बम 0N1, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हमारे पास यूरेनियम है, तो जो बेटा क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे दिखा देना आपको, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, बेटा यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या, बेरियम बनेगा यहाँ पर क्या 4। आपको बेटा सब कुछ अच्छे से याद कर लेना होगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक न्यूट्रॉन, ये तो ये बेटा न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर 2 kg का हमने इसमें कोई भी अगर मान लिया लगेज रख दिया, तो बेटा उस पूरे के पूरे कवर का जो मास होगा वो कितना होगा 2 kg, अगर उसका खुद का मास नहीं है तो, क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या है, उसके अंदर 2 kg। बेटा ये जो नाम है ना, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई, ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम का इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर ही आपके न्यूक्लियस के सारे बड़े बड़े जितने भी 5-5 नंबर के जितने भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, वो इसी पर डिपेंड है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ये कैसे रह लेते हैं एक साथ, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा इसमें लगना चाहिए ना। आज हम बेटा कवर करते हैं चैप्टर न्यूक्लियाई, क्लास 12 चैप्टर न्यूक्लियाई पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में आज हम बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स को। अब हमें बेटा समझना है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स। तो आपने बेटा ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस में 3 तरह के एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसमें भी बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो होते हैं एटम के आसपास, एटम के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से बेटा प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल चार्जलेस, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसके बावजूद अगर बेटा हम अगर माइंड लगाएं तो अगर प्रोटॉन्स अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ये कैसे रह लेते हैं एक साथ, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा इसमें लगना चाहिए ना रिपल्सन फोर्स, क्योंकि 1+, 2+, 3+ कई सारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स वहाँ फिर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के पास क्या है, न्यूट्रॉन्स मतलब चार्जलेस है, तो वो कैसे प्रोटॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते बेटा, क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा साफ कहता है कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन फोर्स होगा, और इसमें उतने से कम स्पेस में, मतलब बहुत ही छोटे स्पेस में, अगर हम मान भी लेते हैं कि बहुत बड़ा स्पेस है रिपल्सन लग रहा होगा, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर, मैंने आपको अपने सारे वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में आपको डेराइव करके दिखाया था, एस्टिमेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी मीटर का रेंज का होता है न्यूक्लियस का रेडियाई, आसपास का स्पेस, जिसके अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेटा रहते हैं। तो इतने छोटे से स्पेस में इतना हाई रिपल्सन फोर्स लग रहा है, फिर भी वो रह रहे हैं, इसका मतलब कि ये बात गलत है, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स उस रेंज पर काम नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो बेटा इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। और बेटा और अगर हम मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लेते हैं, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, आपने क्लास 9th में अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हैवी बॉडी के बीच में काम करता है, जैसे कि मून अर्थ, जैसे कि सन और अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर सकता है। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल से स्मॉल, मतलब आप समझिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 10⁻27, ठीक है ना। इस रेंज का अगर मास है तो उसमें क्या बेटा क्या हैवी, मतलब वो तो लाइटर का भी लाइटर हो गया ना, बहुत हल्का, हल्के से हल्का, जितना हल्का हम मास सोच भी सकते हैं, हमारे सोच से भी छोटा है वो, तो बेटा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं करेगा। तो ये बेटा बताया गया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों ही फोर्स से बहुत अलग है। इस बेटा फोर्स को नाम दे दिया गया था बस न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता दी गई हैं, वही बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है कॉपी में। आई होप बेटा आपको सारी बेटा बातें अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है। इसे ज़रा पॉज करिए 1 मिनट ज़रा। तो बेटा आई होप आपको बेटा ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं नोट्स के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, मेरे साथ साथ आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिए हैं। देखिए इन द न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, two types of
फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नेम्ड, उनका नेम बेटा क्या है, नेम्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ये होता है, ठीक है ना। बट देयर इज नो रिपल्सन फोर्स is acted between proton to proton, protons to protons, और इन ब्रैकेट दिखा देंगे, protons have पॉजिटिव चार्जेस। बेटा मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि इन द न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर देयर इज नो रिपल्सन फोर्स इज एक्टेड बिटवीन प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन्स के बीच में कोई भी रिपल्सन फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है ना। बिकॉज इन द वेरी शॉर्ट रेंज, और बेटा वहाँ पर रेंज क्या है वो दिखा देंगे हम लोग। इन द वेरी शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 मीटर, a lot of protons are present। आप सोचिए बेटा यहाँ पर, देखिए मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप बेटा साथ साथ कॉपी कर दीजिए और इस बात को समझते भी जाइए यहाँ पर कि देखिए बेटा यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको मैं। बिकॉज इन द वेरी शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 मीटर, कितना शॉर्ट रेंज है, फर्मी का रेंज है यहाँ पर, उतने में कितने ढेर सारे प्रोटॉन्स आराम से स्टेबल होकर रहते हैं, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन by the law of electricity, by the laws of electrostatic लिख दीजिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये एक स्पेशल फोर्स बेटा बन गया है, ठीक है ना, और इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पर दिखा देंगे। कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी, ठीक है ना। और ग्रेविटी के लिए दिखा देंगे बिकॉज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज अगर हम बेटा बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको बेटा बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास का हैवी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेटा मास अगर हैवी होगा तो उसी रेस्पेक्ट में वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अच्छे से काम करेगा। तो दिखा देंगे बिकॉज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज अ वेरी हाई क्वांटिटी मास इज रिक्वायर्ड बट प्रोटॉन्स हैव वेरी लीस्ट मास, ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब कि इस टाइप के फोर्स को हम लोगों ने बेटा नाम दिया था न्यूक्लियर फोर्स। बेटा यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे। इसी के बेटा बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस स्पेशल टाइप फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये हमारा पूरा डिफाइन हो गया न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपरली। बेटा इसे अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बेटा हम चलते हैं आगे।
अब बेटा जब हमने बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया तो बेटा इसकी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आप समझ लीजिए, या फिर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा वहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जितने भी फैक्ट सोचे गए, समझाए गए, आपको लिखवाए गए बेटा, उसके बेटा बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बेटा पहला क्या होता है, पहला होता है कि दीज आर, ध्यान दीजिएगा, दीज आर, आपको बेटा साथ साथ समझना भी है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज, या फिर यहाँ पे लिख देंगे अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज प्रोटॉन्स, अदरवाइज प्रोटॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस शॉर्ट रेंज, इन दिस शॉर्ट रेंज। बेटा मतलब कि बेटा ये कहीं ना कहीं बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्स हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ना होते तो 10⁻⁻15 आप समझिए कि सुई की नोक के आप ना लाखों हजारों पार्ट्स कर दीजिए आप, उतना बेटा आप मान लीजिए कि उतने पतले से एरिया में बेटा, उतने पतले से स्पेस में इतने ढेर सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर रुक ही ना पाते, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना। बेटा पहला पॉइंट जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बेटा ध्यान से, आप देखिए यार दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए दूसरा बेटा पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे, दीज आर वेरी लॉन्ग रेंज, दीज आर वेरी लॉन्ग रेंज। देखिए इसका मतलब देखिए समझिए पहले, मतलब देखिए इनका जो रेंज है, मतलब कि आप इसको इंटेंसिटी बोल सकते हैं वेरी, या फिर लिख देंगे यहाँ पर दीज आर, या दीज है वेरी हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। बेटा मतलब कि इस बेटा फोर्स की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए आप समझिए क्योंकि आप आमतौर पे किसी भी प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकाल ही नहीं सकते आप, मतलब कि ये इतना तगड़ा, इतना हाई क्वांटिटी का ये फोर्स है, इतनी हाई इंटेंसिटी का फोर्स है कि इससे आप किसी भी प्रोटॉन्स को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। तो देखिए बेटा यहाँ पर दूसरा और पॉइंट बन गया कि दीज है वेरी हाई इंटेंसिटी। अब बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा बेटा पॉइंट क्या है कि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोटॉन्स अंदर रुक ही ना पाता, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, दीज आर नॉट, बेटा तीसरा पॉइंट है, दीज आर नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड is not explained by the law of electricity, laws of electricity। बेटा समझ गए ना आप इसे, कि मतलब बेटा इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर नहीं आते बेटा। तो ये बेटा हमारा इंपॉर्टेंट और तीसरा बेटा पॉइंट है, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे क्या कि ये जो बेटा फोर्स होते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आपने तीनों पॉइंट अगर कॉपी कर लिया है बेटा, तो बेटा मैं यहाँ पर पहले पॉइंट को इरेज करके फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। ये तो बेटा हमारी हेडिंग थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, दीज आर नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होते हैं, बेटा बताया था सब कुछ आपको, बेटा सब कुछ यहाँ पर बेटा जितना भी आपको पढ़ाया गया है ये बेटा सब कुछ आपको अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होते तो उसके लिए बेटा मास का हैवी होना बहुत ज़रूरी है, और एक रेंज होता है ना, तो यहाँ पर क्या है 10⁻⁻15 का रेंज है, ठीक है ना। इस कारण से ये फोर्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। दीज आर नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज, यहाँ पर दिखा देंगे, बिकॉज the mass of the protons are very less, ठीक है। तो बेटा ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, जल्दी बेटा कॉपी कर लीजिए। अब बेटा देखिए इसके बाद से हमारा पांचवा बेटा पॉइंट क्या है।
बेटा 5वां पॉइंट है, आपने कर लिया तो, कि ये जो बेटा फोर्स होता है ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब बेटा यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5, दीज फोर्सेस आर नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये आर नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, या डिपेंड ऑन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल दिखा दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, प्रोटॉन और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, बेटा मतलब कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते कि प्लस प्लस है, या फिर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, मान लें कि ग्रेविटी में नहीं आता है, तो कोई ऐसा फोर्स है जो चार्ज पर डिपेंड करता है, अगर हम ये भी मान लेते पर ये बात भी गलत हो गई। कैसे? अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो मान लिया हमने कि प्रोटॉन टू प्रोटॉन प्लस प्लस, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन भी तो है, और न्यूट्रॉन भी तो उसी में रह रहा है ना, उतने से स्पेस में कौन है, न्यूट्रॉन भी है, जो कि क्या है, चार्जलेस है। तो यानी कि ये चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये बेटा हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद से इसका एक और बड़ा पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 6 आपको दिखा देते हैं। पॉइंट नंबर 6, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन वेरी शॉर्ट रेंज, बेटा यहाँ पर रेंज का मतलब डिस्टेंस से है, इन वेरी शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेटा न्यूक्लियस का बेटा साइज कितना होता है, 10⁻⁻15, और उसी के अंदर बेटा ये फोर्स काम करता है। तो ये कोई ऐसा अलग बेटा स्पेशल फोर्स है जो इतने से शॉर्ट रेंज में काम करता है। तो बेटा ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि डिफाइन अबाउट न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर राइट सम फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा आपको यहाँ पर कुल मिला के पूरे 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर लिखवा दिया गया है, और बेटा आपको न्यूक्लियर फोर्स का डिफाइन आपको लिखवा दिया गया है। इसे बेटा प्रॉपरली आप तैयार कर लीजिए। अब बेटा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग क्या है। अब बेटा देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मास डिफेक्ट। बेटा ये जो नाम है ना, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई, ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम का इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर ही आपके न्यूक्लियस के सारे बड़े बड़े जितने भी 5-5 नंबर के जितने भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, वो इसी पर डिपेंड है। तो यहाँ पर बेटा बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से बेटा आपको समझना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है, कैसे बेटा हम लोग मास डिफेक्ट को फाइंड करेंगे, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे कि हमें समझकर सॉल्व अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो बेटा सारी बातों को जरा ध्यान से हम लोग कवर करके समझते हैं कि मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, ठीक। देखिए बेटा समझिए पहले, जैसे मान लिया हमारे पास अगर हमें एक यहाँ पर हमसे अगर कहा जाए कि हमें यहाँ पर तैयार करना है एक न्यूक्लियस, हमें बेटा यहाँ पर मान लीजिए तैयार करना है एक न्यूक्लियस, तो कैसे तैयार करोगे। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो उसमें क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। दोनों बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, मिले रहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या है, N+P। बेटा यहाँ पर पढ़ाना है आपने बेटा यहाँ पर ये बात पढ़ी है ना कि न्यूक्लियस अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर बेटा मान लिया मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ हमें कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, तो बड़ा जनरल सी बात है कि आप कहोगे सर न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स रह रहे हैं या प्रेजेंट हैं, उन सभी पार्टिकल्स का मास निकाल के जोड़ दो। अगर हम सारे पार्टिकल्स का बेटा मास निकाल के जोड़ दें तो बेटा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर बेटा पूरे न्यूक्लियस का मास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर एक मान लीजिए बहुत वेटलेस अगर कोई रूम है, स्पेस है वेटलेस, ठीक है, पेपर का थैला मान लीजिए कुछ भी, अगर उसमें हमने 2 किलो का कोई सामान डाल दिया, 2 kg का हमने इसमें कोई भी अगर मान लीजिए लगेज रख दिया, तो बेटा उस पूरे के पूरे कवर का जो मास होगा वो कितना होगा, 2 kg। अगर उसका खुद का मास नहीं है तो, क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या है, उसके अंदर 2 kg का लगेज रखा गया है, तो उसी के हिसाब से उस पूरे का मास निकल आया है, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लियस बेटा क्या होता है कि ऐसे ही अगर हम ध्यान दें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस का जो बेटा मास होता है, अगर बेटा हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए आमतौर पे आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके न्यूट्रॉन्स के मास को और उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सभी प्रोटॉन्स के मास को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो भी बेटा हमारा आंसर आएगा वो हमारा आना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफेक्ट। बेटा डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट का बेटा मतलब होता है कमी, कुछ ना कुछ वहाँ पर कमी है।
तो वो बेटा क्या है, तो देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए अगर देखा गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए निकाला हम लोगों ने क्या, मास ऑफ निकाला हम लोगों ने मास ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा ये निकाला गया। लेकिन देखा गया कि प्रोटॉन्स के पूरे मास को निकाला और बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के बेटा पूरे मास को निकाला, दोनों के मास को निकाल कर जोड़ा गया। जोड़ने के बाद देखा गया कि भाई जो न्यूक्लियस का मास आ रहा है वो इसके इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू दिस। इसका बेटा मतलब कि जब न्यूक्लियस बना है, जब बेटा न्यूक्लियस को बनाया गया है तो प्रोटॉन्स के पूरे मास को और न्यूट्रॉन्स के पूरे मास को जोड़ के जब न्यूक्लियस का मास देखा गया तो बेटा वो मास कुछ कम बना। फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, मान लिया हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं इनका मास आया मान लीजिए 4 kg, एग्जांपल दे रहे हैं आपको बहुत ही ऐसे एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। और बेटा मान लिया हमने निकाला न्यूट्रॉन, उसका बेटा मास आ रहा है मान लीजिए 5 kg और दोनों को बेटा हमने यहाँ पर प्लस कर दिया तो हमारे पास जो बनेगा यहाँ पर न्यूक्लियस बना। तो बेटा इसका मास आना चाहिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में मिलने से जो मास आना चाहिए बेटा वो आना चाहिए हमारे हिसाब से 9 kg, बट आपके पास आया कितना 8 kg। तो इसका मतलब आपने बोला सर डेल्टा एम चेंज इन मास कितना आ रहा है, 8 आना चाहिए 9 4 5, क्योंकि इनसे हमारा मिलकर बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है न्यूक्लियस, तो आना चाहिए 4 5 9 kg, बट आया कितना 8 kg, यानी कि डेल्टा एम कितना है 1 है। डेल्टा kg का मतलब, डेल्टा एम का बेटा मतलब मास डिफेक्ट, वो बेटा कितना आ गया 1 kg आ गया। यानी कि आप बेटा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से तो पूरे न्यूट्रॉन्स के मास और प्लस पूरे प्रोटॉन्स के मास को जोड़ा जाए तो न्यूक्लियस का मास से कुछ ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इसी बेटा डिफरेंट वैल्यू को बेटा बोला जाता है क्या, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अब देखिए जरा आपको दिखाते हैं इसका हम एग्जाम्पल, आपको देखिए यहाँ से, अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए जरा। अब बेटा इसको हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं, देखिए कैसे, सिंस द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ, यहाँ लिख देंगे हम लोग द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड ऑल न्यूट्रॉन्स is greater than the mass of nucleus, ठीक है ना। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, और लिख देंगे यहाँ पर प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस। बेटा मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरे प्रोटॉन्स, ऑल प्रोटॉन्स और ऑल न्यूट्रॉन्स और ऑल प्रोटॉन्स के पूरे मास को और सम कर दे, जोड़ दे, तो इन सब का मास ज़्यादा आता है, क्या होता है ग्रेटर देन है किससे, द मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, यानी कि जिस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है उसी न्यूक्लियस की बेटा आप हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहाँ पर दिस डिफेक्ट इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और बेटा इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा एम से, दिस इंडिकेट्स बाय यहाँ पर दिखा देंगे डेल्टा एम। बेटा इसको हम लोग डेल्टा एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, किसको बेटा, मास डिफेक्ट को, ठीक है ना। अब देखिए चाहे थोड़े यहाँ पर आप दिखा दीजिए, यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाते हैं आपको। बेटा अगर आपको इसमें कुछ नहीं क्लियर है बेटा तो आपको ध्यान से फिर से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड ऑल न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस मतलब कि उसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं इनका टोटल मास, इन सबका पूरा मास जो होता है वो अकेले न्यूक्लियस के मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन होना बेटा क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस भी किससे मिलकर बनता है, एक अकेला न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाता है मास, बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और बेटा सिंबल यहाँ पर क्या होता है, इसका डेल्टा एम होता है, ठीक है ना। चलिए बेटा कॉपी करिए, बताते हैं आपको आगे। अब देखो इसके बाद से अब देखिए यहाँ से इसी के आगे
अब बेटा मान लिया हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिए बेटा, मान लिया हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट एम पी बी द, चलिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सफिक्स में, लेट एम पी बी द मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा मान लिया हमने कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो कितना एम पी है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एंड एम एन। बेटा एम एन देखिए यहाँ पर एन स्मॉल बना है, स्मॉल एन यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूट्रॉन है, मतलब कि एम एन बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का बेटा मास क्या मान लिया, एम एन मान लिया, और फिर कर देंगे एंड एम कैपिटल एन, और यहाँ बेटा कर दिया हमने एम कैपिटल एन, ऐसे कर दे रहे हैं यहाँ पर एम कैपिटल एन बी द मास ऑफ न्यूक्लियस देन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि मास डिफेक्ट यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर मास डिफेक्ट की बेटा वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा मैंने देखिए यहाँ पर 3 तरह के बेटा हमने मास मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया हमने, एम पी बेटा यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा एम एन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन स्मॉल है, मतलब कि मास ऑफ न्यूट्रॉन। और बेटा यहाँ हमने मान लिया एम एन, देखिए यहाँ का जो बेटा एन है वो कैसा है, कैपिटल फॉर्म में है, यानी कि न्यूक्लियस का मास हमने मान लिया एम एन है। ठीक है, अब बेटा इसको देखिए आपको दिखाते हैं डायग्राम से। बेटा मान लिया हमारे पास यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, प्रोटॉन है। तो बेटा इसके मास को हमने क्या मान लिया है, एम पी। बेटा फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है। बेटा इसके मास को मान लिया हमने एम एन। और बेटा यहाँ से बना क्या हमारे पास, एक न्यूक्लियस। बेटा ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है ना। तो इसके बेटा मास को मान लिया हमने एम कैपिटल एन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि एम पी और एम एन, मतलब कि अगर बेटा यहाँ पे हम अगर ध्यान दें, मैं इस लाइन को थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ये बेटा पहले की लाइन है। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें हम लोग क्या कि देयरफॉर एम पी और प्लस एम एन करेंगे ना बेटा हम लोग, तो यहाँ पर प्लस करने पर इसका मास ज़्यादा आएगा, किससे, एम एन से ज़्यादा आएगा। और इसी बेटा डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, कि इस तरफ का पूरा मास ज़्यादा आएगा और इन दोनों से जो खुद न्यूक्लियस बना है उसका बेटा मास यहाँ पर कम होगा। तो इस बेटा अंतर को, इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। यहाँ पर देखिए लिख दिया मैंने, एम पी प्लस एम एन इज ग्रेटर देन एम एन, ठीक है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस के मास से। अब बेटा हम लोग ये तो मान लीजिए हमारा हो गया एक फिगर। अब बेटा यहाँ पर कैसे हम लोग मास डिफेक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। पहले यहाँ तो बेटा कॉपी कर लीजिए आप, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से जरा, अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयरफॉर। अब बेटा अगर मैंने बोला आपको यहाँ पर, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एम एन क्या था याद रखिए, एम पी क्या आता है, प्रोटॉन का मास है, ठीक है यहाँ पर ना। और बेटा वैसे यहाँ पर एम एन यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है। और बेटा वैसे ही यहाँ पर एम एन क्या है, न्यूक्लियस का मास है, ठीक है यहाँ पर ये बेटा है न्यूक्लियस का मास। तो बेटा अगर हम निकालें कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो बेटा आपको पता है यहाँ पर देयरफॉर द नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, हाँ है ना बेटा। आपने पढ़ा है ना कि प्रोटॉन्स कितने होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला होता है, सिंस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी। जितना एटॉमिक नंबर होगा बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, जेड, ठीक है। एंड बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स। अब बेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि एक न्यूक्लियस के अंदर पूरे ओवरऑल कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आप एटम के एटॉमिक मास में से, मतलब ऊपर वाले में से आप नीचे वाले को लेस कर दीजिए आप। बेटा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस जेड, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, देयरफॉर, ठीक है यहाँ तक ना बेटा। अब बेटा यहाँ पर निकालेंगे देयरफॉर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए बेटा यहाँ पर ये बेटा हमने निकाला था क्या कि कितने प्रोटॉन्स हैं, वो जेड है। अब बेटा यहाँ पर फाइंड करने आ रहे हैं क्या, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब पूरे प्रोटॉन्स का मास। तो देखिए बेटा एक प्रोटॉन का मास क्या है, एमपी है। बेटा अभी आपको लिखवाया था हमने पीछे अभी कि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, एमपी होता है।
ये एक का है ना, और बेटा कितने पूरे पूरे प्रोटॉन्स हैं, जेड हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर जेड से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा निकल के आ जाएगा कि किसी भी न्यूक्लियस में पूरे जितने प्रोटॉन्स हैं उन सबका मास क्या है, जेड इंटू एम पी, वेयर जेड यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अच्छा देयरफॉर बेटा सेम निकालेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, पूरे न्यूट्रॉन्स का बेटा मास निकालने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक न्यूट्रॉन का बेटा मास क्या होता है, mn, एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, mn, और बेटा हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, a माइनस जेड, ये क्या नंबर है, तो नंबर का सिंगल में इंटू कर देंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज बेटा अगर आपसे मैंने बोला कि एक मान लीजिए बच्चा है, अगर एक बच्चे का मास मान लीजिए 5 kg है, और ऐसे अगर 10 बच्चे हैं तो बेटा ओवरऑल मास क्या आएगा, 50 kg। कैसे, आपने एक बच्चे के मास से नंबर में इंटू कर दिया बेटा। सिमिलरली यहाँ पर एक न्यूट्रॉन का बेटा मास क्या, mn है, और ओवरऑल न्यूक्लियस में कितने बेटा न्यूट्रॉन्स हैं, a माइनस जेड। तो इसका बेटा मतलब कि अगर हम a माइनस जेड में से मल्टीप्लाई कर दें mn में, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा a माइनस जेड इंटू mn, यानी कि ये पूरा हमारा आ जाएगा, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन सबका मास यहाँ पर निकल आ गया, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर दिखा देंगे एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस का मास हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, mn, n कैपिटल N, ठीक है ना। तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, थोड़ा इस केस में अगर हम दिखाते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, तो बेटा यहाँ पर मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा m। और बेटा फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, जितने मास का डिफेक्ट हुआ है, मतलब कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस का मास कम होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर देंगे, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, जेड एम पी प्लस ये हमारा हो गया ओवरऑल सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास। और बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस जेड इंटू mn, ठीक है। ये बेटा पूरा निकल आया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का ओवरऑल मास, और बेटा इसमें मैंने माइनस कर दिया क्या, mn, मतलब न्यूक्लियस के मास को। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो जिससे कि आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स से बेटा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो बेटा अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको फाइंड करने को आता है डेल्टा m, दैट इज मास डिफेक्ट, बेटा इसके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए अलग बेटा वीडियो बनेगी, बट अभी बेटा आपको यहाँ पर फोकस करना है कि अगर कहीं पर भी अगर आपको फाइंड करने आता है यहाँ पर मास डिफेक्ट, तो ओवरऑल फॉर्मूला बन गया जेड एम पी प्लस a माइनस जेड एम एन माइनस mn, मतलब यहाँ पर z क्या एटॉमिक नंबर है, कैपिटल A यहाँ पर क्या एटॉमिक मास है, यानी कि मास नंबर है, और बेटा m कैपिटल N क्या है, न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। कॉपी करिए यहाँ से जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगली बेटा हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। या फिर बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है क्या, रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। बेटा बात एक ही है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझाया जा रहा है उसको बेटा अपने फेयर कॉपी में अपने नोट्स बेटा आराम से आप कॉपी करके समझते जाइएगा यहाँ पर एक एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हर एक अगली हेडिंग बेटा पिछले हेडिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा बेटा एग्जाम में आता है, बाय रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। बेटा मतलब कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अच्छा मास डिफेक्ट आपने पढ़ लिया, मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम जो होता है वो ज़्यादा होता है खुद अपने न्यूक्लियस के मास से, यानी कि जिससे न्यूक्लियस बना है। होता बेटा क्या कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइंड करते हैं ना, तो कुछ एनर्जी और कुछ मास का लॉस होता है, उसे बेटा बोलते हैं मास डिफेक्ट। इस कारण से खुद न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है कंपेयर टू जिससे वो खुद मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, बहुत देखो बेटा सिंपल मैं आपको बता रहे हैं यहाँ पर, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट, बेटा बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट, द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ, एंड द, बहुत ध्यान से आपको समझना है, एंड द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बेटा यानी कि सी
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम एंड द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी स्क्वायर इज नोन एज मास डिफेक्ट, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट लिख दिया हमने गलती से, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। आप लोग कह रहे क्या आपने फिर से लिख दिया मास डिफेक्ट। बेटा समझो यहाँ पर, बेटा मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि मास डिफेक्ट का अगर हम बेटा मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डेल्टा एम का अगर हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि क्या कर दें प्रोडक्ट कर दें किससे, सी स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी बेटा आपका आंसर आएगा उसे हम लोग बेटा बोलेंगे यहाँ पर मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कहने का अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में करेंगे तो ऐसे करेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान दीजिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। वेयर यहाँ पर सी क्या है, लाइट की स्पीड है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू सबको याद है, बोलिए बेटा क्या होती है, बोल दीजिए वहीं पर बोल दीजिए अपने क्लास में 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जो आपको दिख रहा है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बेटा ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, मास डिफेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर ना अगर बेटा यहाँ पर बात करें हम लोग कि वेयर, यहाँ चाहे तो दिखा सकते हैं हम यहाँ पर क्या डेल्टा एम, यहाँ पर क्या होता है, तो डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड सी यहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी का। ये बेटा पूरा क्वेश्चन एक साथ आपके लॉन्ग में आता है बेटा बोर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट क्या होता है और मास डिफेक्ट के बेसिस पर बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी बेटा कॉपी कर लीजिए फटाफट, इतना जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो बेटा एक रे निकलती है उसका नाम होता है गामा रे। और बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आपके आता है कि राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि गामा रे होता है क्या है, कहाँ से निकलता है, क्यों निकलता है, ठीक है ना, और जब निकलता है तो इसकी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को हर एक पॉइंट को क्लियर करके समझना है बेटा हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि गामा रे यानी कि गामा रे निकलता है क्यों है और कहाँ से निकलता है। उसके लिए बेटा पहले हमें हेडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटा यहाँ पर हेडिंग है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, और उसके बेटा बाद आपके पास सामने लिखा हुआ है क्या, गामा रेज, मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हमें समझ आएगा कि गामा क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा मान लिया हमने कि हमारे पास यहाँ पर, मान लिया सपोज हमारे पास बेटा यहाँ पर एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा बेटा ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर ये कंटेनर है और बेटा इस कंटेनर में थोड़ा सा यहाँ बेटा यहाँ भरा हुआ है गामा, यहाँ बड़ा भरा हुआ है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बेटा ये क्या है, ये है बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा ये, ठीक है ना। तो देखा गया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर हमने यहाँ पर रख दिया और बेटा एक तरफ लगाया प्लेट हमने यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, लेफ्ट में लगाया प्लेट और राइट में लगाया हमने प्लेट, ठीक है ना। बेटा यहाँ लगा दिया हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और बेटा यहाँ लगा दिया हमने निगेटिव प्लेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और बेटा बीच में कोई प्लेट नहीं थी। तो बेटा ये देखा गया कि जब बेटा हमने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के दोनों तरफ चार्ज वाली, मतलब पॉजिटिव चार्ज की प्लेट और निगेटिव चार्ज की प्लेट, बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है, और बेटा यहाँ पर लिख दिया हमने निगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है ना। तो बेटा होता है क्या है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेज निकलती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, मतलब कि वो बेटा क्या होती हैं, वो इनविजिबल होती हैं। और देखा गया कि कुछ बेटा रेज चली गई इस तरफ, कुछ बेटा चली गई इस तरफ माइनस वाले में, और बेटा कुछ चली गई बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। तो बेटा जो भी यहाँ पर रेज गई हैं किस तरफ, प्लस की तरफ गई बेटा, जो भी रेज यहाँ पर बेटा। तो अगर कोई भी अगर लाइट रे या कोई भी अगर रे बेटा अगर प्लस प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो बेटा कॉमन सी बात है कि उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा निगेटिव। मतलब कहने का बेटा ये हमारा क्या होता है, निगेटिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेज कहाँ गई, प्लस वाले की तरफ, उनका बेटा नेचर माना गया निगेटिव। बेटा कुछ देखा गया कि कुछ बेटा ऐसी भी यहाँ पर रही थी जो बेटा प्लस वाले की तरफ, सॉरी जो बेटा माइनस वाले की प्लेट की तरफ भी जा रही थी। तो बेटा कुछ रेज कहाँ चली गई, माइनस वाले प्लेट की ओर, निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर चली गई, और बेटा कुछ चली गई बिल्कुल स्ट्रेट सीधे चली गई।
मतलब बेटा वो ना माइनस में बैंड हुई, ना बेटा वो प्लस वाले प्लेट की ओर बैंड हुई, तो इनका नाम क्या दिया गया? जो बेटा रे, जो भी यहाँ पर लाइट रे जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी, इनविजिबल थी, जो लाइट रेज प्लस वाले प्लेट की तरफ बैंड हुई थी बेटा, उनका नाम था बीटा रेज। बेटा उनको बोला गया बीटा रेज, ठीक है। और वो चार्ज कैसा माना गया? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का होगा तभी तो हो जाएगा प्लस वाले में। सोचने वाली बात है बेटा, सोचिए आप ये बात, कोई अगर लाइट रे प्लस में जा रहा है तो कॉमन सी बात है बेटा वो कैसा होगा? माइनस वाला होगा, ठीक है। और जो लाइट रे माइनस की तरफ जा रहे हैं बेटा, उन्हें नाम दिया गया था यहाँ पर अल्फा रेज, अल्फा रेज। और यहाँ पर चार्ज कैसा माना गया? प्लस, क्योंकि प्लस है तभी इसी कारण बेटा ये कहाँ जा रही हैं? माइनस वाले प्लेट की ओर बैंड हो रही है। और बेटा कुछ ऐसे भी थे जो ना माइनस में गए, जो ना प्लस में गए, वो चले गए सीधा। तो बेटा ऐसा बोला गया कि इन सब पर जो सीधे गए, जो कहीं पर बैंड नहीं हुए, उन पर चार्जलेस है, मतलब उन पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण से वो ना माइनस में गए ना ही प्लस में गए हैं बेटा, तो उनको बोला गया चार्जलेस। और बेटा उनका नाम दिया गया यहाँ पर गामा रे। बेटा इसी का नाम है क्या? गामा रेज। कोई चार्ज नहीं यहाँ पर, ठीक है बेटा, है ना यहाँ पर। तो इसी बेटा गामा रे के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कुछ प्रॉपर्टीज को। बेटा सबसे पहले यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए आप। अब बेटा यहाँ पर देखिए हेडिंग यहाँ पर क्या लिखी है? प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। तो बेटा अब हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए गामा रेज की बेटा कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है? बेटा पहली प्रॉपर्टी है कि ये बेटा प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो गामा रे है वो इनका बेटा नेचर जो था, इनका बेटा नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा, जैसे कि फोटोन। मतलब कि इनका जो बिहेवियर था बेटा बिल्कुल लाइट की तरह था। तो बेटा ये बोला गया कि गामा रेज आर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि फोटॉन्स होते हैं। अगर फोटॉन्स होंगे बेटा तो इनकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, ठीक है ना। लेकिन ये देखा गया कि इनकी जो वेवलेंथ है बेटा वो स्मॉल होती है, मतलब कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है यहाँ पर ना। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स। और बेटा फोटॉन्स के बारे में तो आपने खूब सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, फोटॉन्स की एनर्जी के बारे में। हैविंग स्मॉल वेवलेंथ, बेटा यहाँ पर दिखा देंगे बस बेटा इनकी वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉल होती है, हैविंग स्मॉल वेवलेंथ। और बेटा कॉमन सी बात है, अगर वेवलेंथ स्मॉल होगा तो बेटा कॉमन सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? हाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो बेटा होती है वो वेवलेंथ का उल्टा होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो दिखा देंगे हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और लिख देंगे यहाँ पर चाहे तो हम लोग कि जो बेटा इसकी वेवलेंथ होती है अगर कंपेयर करेंगे एक्स रे से, तो एक्स रे से बेटा इसका रिकॉर्ड कम आता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे इस चीज़ को, ठीक। चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, दियर वेवलेंथ इज लेस देन एक्स रे, ठीक है बेटा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको बेटा बताया था कि क्योंकि देखिए चार्जलेस होते हैं, मतलब इन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा उस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट या तो प्लस पे होता है या तो माइनस पे होता है, लेकिन गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। और बेटा सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट कहाँ पड़ता है? जिस पर चार्ज होता है। मतलब कि यहाँ पर बताना है हमें कि गामा रे जो होता है बेटा वो चार्जलेस है, इस कारण से गामा रे पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बन जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा? बिकॉज, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। बिकॉज गामा रे यानी कि ऐसे लिख दिए, बात बेटा की सिंबल है इसका, ठीक है ना। गामा रे डोंट हैव एनी चार्ज, यानी कि चार्जलेस होते हैं, यानी कि चार्जलेस, ठीक है ना। Therefore there is no effect of electric field and magnetic field on it। मतलब कि देखिए पढ़ लीजिए जरा यहाँ पर ध्यान से, बट यहाँ पर क्या लिखा है?
गामा रे जो होता है इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होते हैं, इस कारण से देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट। ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बेटा देखिए इसके बाद से यहाँ पर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। बेटा हमसे पहले पॉइंट को इरेज कर दे रहे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर क्या है बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइक एज फोटोन, तो बेटा इसका मतलब कि इनकी स्पीड जो होती है बेटा वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिखा देंगे इस चीज़ को, द स्पीड ऑफ गामा रे इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ब्रैकेट 3 सी बोलते हैं ना इसको, तो सी इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा सोच लीजिए आप कि गामा रे की स्पीड क्या होती है, लाइट के स्पीड के बराबर होती है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर देखिए जरा पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर देखिए ध्यान से। अच्छा दूसरी बात बेटा, अगर ये लाइट की तरह ट्रेवल करते हैं बेटा तो इसका बेटा मतलब क्या है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो दिखा देंगे हम लोग क्या, दे कैन इजली ट्रेवल इन द वैक्यूम, मतलब कि बिल्कुल सेम लाइट की तरह, मतलब आपके पास मीडियम है या फिर विदाउट मीडियम ये ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है इसका। बेटा पॉइंट नंबर 4 क्या है कि बेटा ये किसी भी गैस को आयनाइज कर सकते हैं। हाँ ये अलग की बात है कि बेटा ये अल्फा और बीटा रे से कंपेयर में इनका रेशियो आयनाइज करने का अलग आता है, उसका बेटा रीजन है, बट प्रॉपर्टी में आपको दिखा देना है कि ये इजीली किसी भी गैस को आयनाइज कर देते हैं, ठीक है यहाँ पर ना। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा बन जाएगा, दे कैन आयनाइज द गैस या फिर गैसियस मीडियम। बेटा किसी भी गैसियस मीडियम को आसानी से आयनाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बेटा बाद अगर हम दिखाते हैं आपको इसकी बेटा लास्ट और 5वीं बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा ये इनकी जो बेटा पेनिट्रेटिंग पावर है, मतलब कि पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी भी चीज़ को आर पार जाने के, मतलब किसी भी बहुत हैवी बॉडी के आर पर निकलने की बेटा प्रॉपर्टी, मतलब होता है पेनिट्रेट करना। जैसे कि किसी भी अगर कील को अगर हम किसी भी दीवार में अगर हम लगाते हैं कील को तो बोला जाता है कि हम कील को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी बेटा मोटी से मोटी अगर लेयर है तो उसको आसानी से कोई गामा रे पार कर सकती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दिखा देंगे कि जो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, बीटा रे से बहुत ज़्यादा होती है बेटा, वो यहाँ पर दिखा देंगे 5वां पॉइंट यहाँ पर, the penetrating power of gamma ray is more than बीटा रे, ठीक है ना। मतलब कि बीटा रे से इनकी पेनिट्रेट करने की पावर, आर पार जाने की पावर बीटा से इनकी ज़्यादा होती है, ठीक बेटा। यहाँ पर तो बेसिक से बेटा यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट्स से इस 5 पॉइंट्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना डायग्राम बनाने के साथ साथ। तो बेटा अगर ये पूरे लॉन्ग में आता है कि गामा रे क्या होता है, कहाँ से निकलता है और कुछ प्रॉपर्टी, तो देखिए बेटा कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टी आपको दिखा देने किससे, आपको बेटा इसकी प्रॉपर्टी दिखा देनी है बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन की तरह आपको दिखा देना। चाहे तो बेटा यहाँ पे आप 1-2 पॉइंट्स बेटा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कि भाई जो इसकी स्पीड होती है, पॉइंट नंबर आपको दिखा दे रहे हैं हम शॉर्ट में 6 पॉइंट, कि जो इसकी स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√ε0 और μ0, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला भी चाहे तो आप दिखा सकते हैं बेटा, ये होती है इसकी स्पीड। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक से 3 से 5 पॉइंट्स आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आएंगे बेटा, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है बेटा। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, बताते हैं आपको आगे हम। अब बेटा यहाँ पर देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं डिफाइन 1 क्यूरी, मतलब कि 1 क्यूरी क्या होता है, ठीक है, आपको डिफाइन करना है। देखिए सबसे पहली बात, अगर बेटा हमारे पास मान लिया कि कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई हमारे पास यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो बेटा अभी हमने आपसे कहा था कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए, तो इससे लगातार गामा और मान लिया हमने यहाँ पर बीटा और एल्फा यहाँ पर रे बेटा बाहर निकलते जाएंगे लगातार। तो बेटा अगर ये कंटिन्यू ये काम होता रहेगा तो क्या होगा बेटा, कंटिन्यू अगर इस रेडियो एक्टिव बॉडी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर अल्फा बीटा और गामा अगर निकलते जा रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं इनका खुद का मास होता है, उससे बेटा क्या होगा, उससे इसकी जो बेटा
मास की वैल्यू होगी बेटा वो लगातार क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट का बेटा मतलब क्या होता है, कम होती जाएगी, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ये वर्ड डिसइंटीग्रेट, ठीक है ना यहाँ पर। तो बेटा अगर इसके मास की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी तो बेटा एक टाइम आएगा कि ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिसइंटीग्रेशन वैल्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूरी, मतलब कि रेडियो एक्टिव सैंपल के खत्म होते होते एक टाइम ऐसा आता है बेटा कि इसका मास पूरा खत्म हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग बेटा अपने मास को बोलते हैं नॉर्मली केजी बेटा बोलते हैं ना केजी में, वैसे क्यूरी जो होता है बेटा क्यूरी इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मास को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं क्या, 1 क्यूरी। पहली बात मतलब कि अगर हम बेटा बात करें अगर 1 क्यूरी को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखाते हैं अभी आपको हम, फिर बेटा इसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10, ठीक है। और बेटा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बेटा ये आपको बहुत ध्यान देना है, इसी को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं, या फिर ऐसे लिख के आता है क्या, 1 क्यूरी। बेटा या तो ऐसे लिख के आएगा 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 डिस पर सेकेंड। बेटा मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, DIS का मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरा 1 क्यूरी की वैल्यू होती है, मतलब कि 1 सेकेंड में, इसका बेटा मतलब क्या, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कितना लॉस हो रहा है इसका, उस चीज़ को बेटा डिफाइन करता है 1 क्यूरी। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि 1 क्यूरी इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। मतलब रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी को यहाँ पर दिखाता है बेटा, उस एक्टिविटी का यहाँ पर ही क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है यहाँ पर ना। मतलब कि एक तरह से ओवरऑल ये बेटा क्या है, मात्रक है, ओवर बेटा यहाँ पर क्या है, ये यूनिट है किसका, रेडियो एक्टिव सैंपल के डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म होने के रेट को दिखाता है। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब बेटा इसको हम जरा आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दिखाते हैं कि कैसे बेटा आपको यहाँ पर बोर्ड में इसको प्रेजेंट करना है। इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए पहले आप। अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर बेटा आपको यहाँ पर डिफाइन करना है तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे बेटा हम लोग इसको, देखिए 1 क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी। बेटा मतलब यहाँ पर देखिए ये तो बड़ा हो गया बहुत सिंपल से लाइन कि 1 क्यूरी बेटा क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है ना। बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, दिस डिफाइंस दैट, और बेटा ये डिफाइन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर जो डिफाइन दिखाएंगे ना बेटा, वो दिखाएंगे इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, कि 1 क्यूरी की वैल्यू क्या होती है, 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बेटा इस फॉर्म में यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब क्या, दिस डिफाइंस दैट 1 क्यूरी, ठीक है ना, इज द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड फॉर एनी रेडियो एक्टिव सैंपल। मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल यानी कि एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन को डिफाइन करता है 1 क्यूरी, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, पर सेकेंड। तो बेटा अब इसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पर दिखा देंगे क्या, इफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर, इफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल या एलिमेंट इज 3.7, यहाँ पर लिखा है 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 इन 1 सेकेंड, मतलब पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से जरा बेटा पूरा फोकस करिए सिर्फ आप बेटा इस लाइन पर, क्या कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का
जो लॉस होने की जो स्पीड है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है डिसइंटीग्रेट, इतना हो रहा है 3.7 × 10⁻10। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, इफ़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल या एलिमेंट इज दिस, इतना हो और कहाँ पर इन 1 सेकेंड, देन मतलब कॉमा देन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इज 1 क्यूरी। तो ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब कि देखिए ये बेटा मेन है, ये आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से बेटा यहाँ तक पूरा ये बेटा मेन है, ठीक है ना। बट इसको अगर डिफाइन करने के पहले आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा, मतलब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल या एलिमेंट इज दिस इन 1 सेकेंड, देन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 1 क्यूरी, ठीक है। अब इसके बाद अब दिखा देंगे कि क्या यहाँ पर देयरफॉर 1 क्यूरी की वैल्यू होती है 3.7 क्रॉस 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये बेटा आपका होता है 1 क्यूरी। लॉस बेटा क्यों हो रहा है बताया था आपको मैंने अभी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कंटिन्यू लगातार अल्फा बीटा गामा रेज बेटा बाहर निकलते रहते हैं। तो ये आपको बेटा वहाँ पर डिफाइन करना होगा। जल्दी से बेटा कॉपी कर रही है जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर देखिए 1 क्यूरी डिफाइन करने के बाद आज का बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल मास इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। मतलब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल मास इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले या फिर बेटा ये कभी कभी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को भी डिफाइन करने को आता है कि डायग्राम आपको ड्रा करना है, आपको ड्रा करना है फिगर ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो बेटा अगर आपको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अगर ड्रॉ करने को आता है तब भी बेटा आपको ये करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा होता क्या है कि आपको मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा बेटा। मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक यूरेनियम एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम एलिमेंट, ठीक। अगर बेटा हमने थोड़ा सा और शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा और साइज इसका हम डिक्रीज बेटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बेटा हमने मान लिया ये हमारे पास क्या बेटा है यूरेनियम है, यहाँ पर ये बेटा हमारे पास क्या है यूरेनियम। तो बेटा यूरेनियम का जो मास होता है बेटा कितना होता है 235 होता है, और नंबर कितना होता है बेटा 92 होता है। ये बेटा आपको मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन में। और बेटा इस पर जो हम क्या करते हैं, जब बेटा इस पर हम लोग 1 न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, न्यूट्रॉन की, किसकी बेटा न्यूट्रॉन की बम गिरा देते हैं, बम 0N1, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हमारे पास यूरेनियम है। तो जो बेटा यूरेनियम पर अगर 1 न्यूट्रॉन फॉल करते हैं तो बेटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपने याद किया था कि यूरेनियम जो होता है बेटा वो 2 स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाई में ना क्या होता है डिवाइड होता है। एक का बेटा नाम था बेरियम और एक का बेटा नाम था क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे दिखा देना आपको, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा बेटा। यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या बेरियम बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास बेरियम, ठीक है ना। और बेटा बेरियम और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास Kr मतलब क्रिप्टॉन बनेगा। एक बेटा बनेगा बेरियम और बेटा एक बनेगा क्रिप्टॉन। और बेटा बेरियम का आपको लिखवाया तो मैंने एटॉमिक नंबर क्या होता है 56 और बेटा मास क्या होता है 144। आपको बेटा सब कुछ अच्छे से याद कर लेना होगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। बार बार बेटा ये चीज़ें हमारी रिपीट होती रहेंगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर और देखिए जो दूसरा हमारा बना था न्यूक्लियस बेटा उसका नाम था क्रिप्टॉन, और इसमें बेटा आपको लिखवाया तो मैंने क्या 36 बाबू, ठीक है यहाँ पर ना। तो अगर जिन जिन बच्चों को न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल नहीं पता होगा बेटा, पहले आप वो टॉपिक बेटा क्लियर करके तब बेटा यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है बेटा ये आपको मात्र लर्न करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर याद कब तक बेटा करेंगे आप। तो सबसे बेटा पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया था कि यूरेनियम में अगर हम न्यूट्रॉन फॉल करते हैं तो अगर एक यूरेनियम न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन फॉल करते हैं तो यूरेनियम क्या होता है डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। किसमें किसमें बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बताया था मैंने कि इसके साथ बेटा क्या होता है, इसके साथ एनर्जी तो होती रिलीज, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर क्या होता है 3 न्यूट्रॉन्स और यहाँ पर निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं। ये भी बेटा आपको मैंने रिएक्शन में पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स और बेटा बनते हैं, ठीक है ना।
डन। और अगर न्यूट्रॉन बनेंगे बेटा तो ये न्यूट्रॉन रुकते नहीं बेटा, ये न्यूट्रॉन फिर से दूसरे यूरेनियम पर अटैक करते हैं। मतलब कहने का फिर से यहाँ पर क्या आएगा, सेम डायग्राम बेटा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा न्यूट्रॉन हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूँ, डायग्राम ध्यान दीजिएगा। डायग्राम ये 3 न्यूट्रॉन जो बने ना बेटा, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पर साथ में बनेगा हमारे पास न्यूट्रॉन, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 and 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। एक बेटा यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक यहाँ दिखा दे रहा हूँ 0 and 1 न्यूट्रॉन, और बेटा मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक न्यूट्रॉन ये। तो ये बेटा न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से बेटा एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम 235 92 प्लस 0 and 1, ये बेटा आपको मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है ना। और इसमें आपका बनता है पहले बेरियम 56 141 प्लस Kr क्रिप्टॉन 92, और यहाँ पे हमारा आता है 36 बेटा, यहाँ पे आता है 92, और साथ में लिखा था मैंने 3 न्यूट्रॉन्स, ये सिंबल इसका होता है 3 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे आता है 0 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर क्या होती है, एक हाई क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है बेटा। ये आपको रिएक्शन पढ़ाई गई थी न्यूक्लियर फिजन में, इसी को डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो देखिए बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया है यूरेनियम से, और उसके बाद से जो 3 न्यूट्रॉन बेटा निकले ना, ये रुकते नहीं है, ये फिर से क्या करेंगे बेटा, ये फिर से एक यूरेनियम पर अटैक करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या दिखा देंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पर ये बेटा हमारे पास यूरेनियम 92 235, बट यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग यूरेनियम 92 और 35, और बेटा यहाँ भी हमारे पास होगा यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पर 92, ठीक है ना। तो बेटा कहने का मतलब कि देखिए ये न्यूट्रॉन रुकते नहीं बेटा, ये फिर से क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, और फिर से क्या होगा बेटा, ये फिर से हमारे 2 अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बेटा बन जाएगा हमारे पास क्या, बेरियम, ठीक है ना, 56 141, बेटा फिर से यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, एक और बन जाएगा यहाँ पर क्रिप्टॉन, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36 92, ठीक है ना बेटा। फिर से यहाँ भी बेटा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा बेरियम। तो आप समझिए मतलब कि इसी डायग्राम को आपको 3 बार दिखाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ बन गया हमारे पास क्या, क्रिप्टॉन, यहाँ दिखा देंगे भाई 56 नंबर है इसका, और मास क्या है 141। तो बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पार्ट अलग था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर डेंस हो रहा है तो आप इसे जूम आउट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, जूम इन करके आपको देखना है यहाँ पर। और बेटा यहाँ पर क्या बन गया, Kr बन गया 36 92, और सिमिलरली बेटा ये दिख रहा है आपको तीसरा यूरेनियम, बेटा ये भी ऐसे ही करेगा, ये बेटा ऐसे ही करेगा, यहाँ बना देगा हमारे पास एक बेरियम 141, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या 56, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्रिप्टॉन 92 और 36, ठीक है बेटा। तो देख रहे हैं डायग्राम ना, पूरा का पूरा इस तरह से ये अनस्टॉपेबल चैन रिएक्शन होती है, मतलब कि रुकती नहीं बेटा ये। इसीलिए बेटा बोला जाता है कि अगर न्यूक्लियर बम कहीं पर गिर गया तो बेटा वहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा बेटा, वहाँ पर लगातार ये अनस्टॉपेबल है, मतलब ये चैन के फॉर्म में लगातार बढ़ती जाएगी। और बेटा साथ में सोचिए, इस न्यूट्रॉन से यहाँ पर क्या बनेगा, इस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन और यहाँ बन गए, समझे ना। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डायग्राम फॉर्म में। फिर से बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन निकला 1 2 और 3, बेटा यहाँ पर भी 1 2 और 3, ध्यान दीजिए, और बेटा यहाँ पर भी 1 2 और 3। तो बेटा मतलब कहने का, पहले 1 न्यूट्रॉन था, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, 1 से बने 3, 3 से बेटा बन गया पूरे 9, और बेटा 9 से कितने बनेंगे आप बेटा गैस करिए, और ये पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है बेटा, ठीक है पूरा। तो बेटा ये पूरा हमारा प्रोसेस किसका होता है बेटा, चैन रिएक्शन का डायग्राम है, ठीक है यहाँ पर। तो बेटा इसी में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्रिटिकल मास इन न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे बेटा पहले जरा से आप कॉपी कर लीजिए डायग्राम पूरा अच्छे से, जल्दी से। देखिए यहाँ पर अगर आपने बेटा पूरा डायग्राम समझ लिया है, डायग्राम पूरा पढ़ लिया है, तो देखिए ये कब तक, मतलब कि 1 न्यूट्रॉन से 3 बने थे, और 3 से बेटा बन गए थे 9, और 9 से ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये कब तक बेटा न्यूक्लियर फिजन होगा, कब तक न्यूक्लियर ब्रेक होगा, जब तक एक मिनिमम मास की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। उस मिनिमम मास को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल मास। मतलब कि चैन रिएक्शन होता रहे, इसके लिए कम से कम
यूरेनियम का या फिर बेरियम का या फिर क्रिप्टॉन का एक पार्ट तो होना चाहिए ना कि भाई कितना पार्ट, कम से कम कुछ पार्ट ऐसा हो जहाँ पर न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक कर पाए। अगर उससे कम अमाउंट है तो वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब कि कम से कम मिनिमम मास की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए। उसी बेटा मिनिमम मास को हम क्या बोलते हैं, कम से कम उस मास को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्रिटिकल मास। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता ही रहे, हमेशा आगे बढ़ता जाए, इसके लिए जितने मास की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम जितने मास की, ठीक है ना बेटा, उस कम से कम मास को, उस मिनिमम मास को बेटा हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो यहाँ पर देखिए मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, द मिनिमम मास फॉर फिजनेबल रिएक्टेंट। मतलब कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, एलिमेंट भी आप यहाँ पर बेटा बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पर बेटा मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि द मिनिमम मास फॉर फिजनेबल रिएक्टेंट एंड मटेरियल। मतलब कि फिजनेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिजन, मतलब न्यूक्लियर फिजन, और एबल मतलब फिजन होने के लिए, न्यूक्लियर को ब्रेक होने के लिए कम से कम कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर मास होना चाहिए ना। अगर न्यूक्लियस बिल्कुल मास लेस है, मतलब मास ही नहीं होगा, तो बेटा उसका क्या होगा, फिर आगे चैन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कम से कम मास की बेटा यहाँ पर बात की जा रही है, द मिनिमम मास फॉर फिजनेबल रिएक्टेंट या फिर मटेरियल इन विच the nuclear chain reaction exist। मतलब उसके लिए बेटा न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए। यहाँ पर चाहो तो लिख दीजिए इज पॉसिबल नोन एज क्रिटिकल मास, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या दिखाया हमने कि द मिनिमम मास फॉर फिजनेबल मटेरियल या रिएक्टेंट इन विच द न्यूक्लियर चैन रिएक्शन एग्जिस्ट। मतलब न्यूक्लियर चैन रिएक्शन इज पॉसिबल, वहाँ तक पॉसिबल है। उस बेटा कम से कम मास को बेटा क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास। विदाउट क्रिटिकल मास, बिना क्रिटिकल मास के चैन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा। वो यहाँ पर दिखा देंगे नोट के फॉर्म में दिखा देंगे यहाँ पर क्या, विदाउट क्रिटिकल मास न्यूक्लियर चैन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो बेटा ये पूरा हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है न्यूक्लियाई, क्लास 12 न्यूक्लियाई का पार्ट 2। तो बेटा ये पूरा हमारा कंप्लीट थ्योरी हो चुका है। ये बेटा इस साल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। इसके अलावा आपको अलग बेटा कुछ भी कंटेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बेटा प्रॉपरली आप इसे एक्सप्लेन करके, समझ के बेटा ट्राई करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर बेटा आपको अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेटा हम आपके लिए लाएंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के ढेर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा।